नमस्कार। आज हम आप लोगों को कक्षा 9 की विज्ञान के अंतर्गत पाठ 6 जिसका नाम है ऊतक, इंग्लिश में इसको टिश्यू बोलते हैं, ये लेसन आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। सबसे पहले क्या है कि बेसिक सी चीज़ें हम आप लोगों को बता दें ऊतक के बारे में। देखिए, बताया गया है कि पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं सब कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की प्रथम इकाई है। जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हों या बहुकोशिकीय हों, सभी कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। देखिए, एक कोशिकीय जीव में जैसे मान लीजिए आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ट्रिपैनोसोमा है, ये सब जितने हैं ये एक कोशिकीय हैं। एक कोशिकीय क्यों हैं? क्योंकि इनको हम खुली हुई या कह लीजिए कि नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। जिसको हम नग्न आँखों से ना देख सकें वो क्या होगा? एक कोशिकीय होगा। और जिसको हम नग्न आँखों से देख सकते हैं वो क्या होगा? बहुकोशिकीय होता है। तो देखिए, एक कोशिकीय के अंतर्गत जैसे आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ट्रिपैनोसोमा है, ये सब जितने भी सूक्ष्म जीव हैं ये सब एक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। इसी के अंतर्गत जैसे मान लीजिए आप वायरस है, तो वायरस क्या है? वायरस एक कोशिकीय है। क्यों? क्योंकि ये हमको खुली हुई आँखों से नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार से जान लीजिए बहुकोशिकीय जीव में जैसे मेढक है, आपका मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो हम खुली आँखों से जिनको देख सकते हैं वो सब बहुकोशिकीय कहलाते हैं। इसी प्रकार से बताया गया है कि जो बहुकोशिकीय की जो कोशिका होती है उसमें असंख्य या कह लीजिए कि लाखों कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो बहुकोशिकीय जीव हैं जैसे मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं और भी तमाम प्रकार के जो जीव हैं उनमें तमाम प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जैसे घरों में देखा होगा कि मरम्मत का कार्य चलता रहता है। मरम्मत के कार्य से का मतलब है कि जैसे ईंटें होती हैं और भी उसमें जो सामग्री लगती है उनसे धीरे धीरे घर का निर्माण होता है। इसी प्रकार से सबसे पहले कोशिका होती है। स्टेप हम बताए दे रहे हैं यहाँ लिख करके। ये आपकी कोशिका हो गई और फिर कोशिका के बाद में आपका है ऊतक है और ऊतक के बाद में ऊतक तंत्र है। ऊतक तंत्र, उसके बाद में फिर होता है आपका अंग तंत्र। अंग हो गया अंग तंत्र और अंग तंत्र के बाद में पूरा का पूरा जो है शरीर होता है। इस प्रकार से देखिए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने सन 1665 ईस्वी में कार्क में कोशिका की खोज की थी। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। इसी प्रकार से जो कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे आपस में मिल करके ऊतक का निर्माण करती हैं और फिर ऊतक धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर के ऊतक तंत्र बनाते हैं और ऊतक तंत्र से अंग तंत्र का निर्माण होता है और अंग तंत्र से पूरा का पूरा मनुष्य का जो शरीर है उसका निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से बताया गया है कि दूसरी ओर बहुकोशिकीय जीव क्या करते हैं? बहुकोशिकीय जीवों की ये जिम्मेदारी होती है कि उनमें जो कोशिका पाई जाती है उनको डेवलपमेंट करके और जो है जीवधारी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि कोशिकाएं प्रतिदिन बनती और बिगड़ती रहती हैं। इससे जो मनुष्य हैं या फिर और जो बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर जो हैं मल्टीसेलुलर जो जीव हैं उनको क्या करते हैं कि उनको सुंदरता प्रदान करते हैं और सौंदर्य प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से बताया गया है कि जीवों में लाखों करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन जीवों में ये कोशिकाएं विभिन्न समूहों के रूप में व्यवस्थित होती हैं और ये कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये अलग अलग समूहों में व्यवस्थित होती हैं। अलग अलग समूहों में व्यवस्थित होने के बाद में फिर जो है क्या करते हैं? अंगतंत्र बनाते हैं और अंगतंत्र से पूरे के पूरे शरीर का निर्माण होता है। फिर इसी प्रकार से क्या होता है कि बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाने वाला प्रायः समान तथा असमान कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति में समान होता है तथा साझे समान कार्य को संपादित करता है ऊतक कहलाता है। यानी कि बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत जो समान और असमान कोशिकाओं का समूह होता है वही धीरे धीरे आगे चल करके ऊतक का निर्माण करता है। देखिए, दूसरे शब्दों में समझ लीजिए,
दूसरे शब्दों में बताया गया है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी कोशिकाएं उत्पत्ति संरचना प्राय समान होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं और कोशिकाओं से जो उत्पत्ति होती है वो समान होती है, और वही समान होकर के फिर क्या होता है, वो समूह का निर्माण करती हैं। कोशिकाएं होंगी, कोशिकाओं की संरचना और आकार सब समान होता है, और समान होने के बाद में क्या होता है कि उसमें ऊतक का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम जो है ऊतक के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। फिर बताए दे रहे हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हों या फिर बहुकोशिकीय हों, सबका निर्माण कोशिकाओं के द्वारा संपन्न हुआ है, और कोशिकाएं जो हैं वो समान और असमान रूप से मिल करके ऊतक का निर्माण करती हैं, और फिर ऊतक से अंगतंत्र का निर्माण होता है, और अंगतंत्र से पूरे के पूरे जो ह्यूमन बॉडी है या फिर प्लांट्स बॉडी है, इन सब का निर्माण होता है। उसके बाद में प्रश्न उठता है कि क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं। अब इसको हम जो है डिटेल से बताते हैं। बताया गया है कि जीवों द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्य की दक्षता बढ़ाने में सहायता करते हैं। जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के द्वारा जो जीवधारी होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनके जो कार्य हैं ये कार्य को बढ़ाता है। फिर उसके बाद में क्या है, जब हम पादपों एवं जंतुओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों इन दो समूहों के जीव की संरचनाओं का तुलना करते हैं, तब हम पाते हैं कि इनमें व्यापक अंतर है। देखिए, पेड़ पौधों की कोशिका और मनुष्य की कोशिका में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधों की कोशिका होती है वो इस प्रकार से होती है। ये होती है आपकी पेड़ पौधों की कोशिका। इसके अंतर्गत ऊतक पाया जाता है, कोशिका होती है और फिर ऊतक होता है, फिर मिल करके जो है एक पूरे के पूरे पेड़ का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार से मनुष्य में भी होता है कि कोशिका पाई जाती है और कोशिका डेवलपमेंट हो करके जो है मनुष्य का निर्माण करती है। फिर बताया गया है कि पादपों व जंतुओं की संरचना व कार्य के संदर्भ में इनको ऊतकों की आवश्यकता की जानकारी प्राप्त करें। देखिए, जो पादप हैं और जो जीव जंतु हैं, इनके जानकारी से पहले हम ऊतक के बारे में जान लेते हैं। अगर हम ऊतक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो इसमें आसानी होगी। फिर देखिए क्या आता है। अब अगली आपकी जो हेडिंग है जिसके अंतर्गत हम बताने जा रहे हैं वो है पादप ऊतक। यानी कि सबसे पहले हम पौधों के ऊतक के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद में दूसरे चीज़ के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हेडिंग है आपकी पादप ऊतक। इसके बारे में जान लेते हैं। पादप ऊतक, ये हो गया आपका पादप ऊतक, जिसको इंग्लिश में प्लांट PISSUE प्लांट टिश्यू जिसको बोलते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले जान लीजिए। इसमें क्या होता है कि जो स्थानिक वृद्धि प्रदर्शित करने के गुण ऊतक में पाए जाते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे वृद्धशील या फिर विभज्योतक। उसके बाद में स्थायी ऊतक, ये दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम विभज्योतक के बारे में जान लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सबसे पहले इसके बारे में जान लें। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक और ये हो गया आपका टिश्यू। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, विभाजनशील कोशिकाओं में विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो कोशिकाएं हैं वो समान रूप से डिवीजन उसमें होता है, जैसे 2 हैं फिर 2 से 4 हो जाती हैं, 4 से 6 हो जाती हैं। इस प्रकार से उसमें मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया चालू रहती है, उसमें वृद्धि होती रहती है। फिर उसी प्रकार से क्या है, लिखा हुआ है कि विभाजनशील कोशिकाओं से बना ऊतक ही विभज्योतक कहलाता है। यानी उस कोशिकाओं में कह लीजिए कि या उस ऊतक में जिसमें विभाजन होता रहता है उसे विभज्योतक कहते हैं। नाम से ही मालूम चलता है कि विभज्योतक का मतलब क्या होता है, जिसमें विभाजन होता है। अगर जिसमें कोशिकाओं का बंटवारा होगा उसको विभाजनशील ऊतक बोलते हैं। फिर दूसरे शब्दों में समझ लीजिए
कि ये ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो या तो सतत विभाजन प्रावस्था रहती है, तो देखिए जहाँ पर सतत विभाजन होता रहता है उसको विभज्य योतक कहते हैं। फिर इसमें बताया गया है कि इस प्रकार के ऊतक की गतिविधियाँ में नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और देखिए जब इसमें विभाजन होता रहता है तो एक स्थान पर एक कोशिका का निर्माण होता है, फिर उसी में जो है विभाजन होने के बाद में दूसरी कोशिका का निर्माण होता है, और इससे क्या है कि नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है और जो हमारा जीवन चक्र है वो चलता रहता है। फिर अगर इस प्रकार से किसी में विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो उसे विभज्य योतकी ऊतक कहते हैं। देखिए फिर इसके आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, ये तो हुई बात विभज्य योतक के बारे में। बताया गया है कि जिसमें विभाजन की प्रक्रिया होती है उसे विभज्य योतकी बोलते हैं, विभज्य योतक। फिर विभज्य योतक जो है, विभज्य योतक के कई प्रकार होते हैं। जैसे पहला है शीर्षस्थ विभज्य योतक। देखिए तो इसमें जो आपका फिगर होता है, हम बता दें बना करके, इसमें फिगर आपका होता है लगभग इस प्रकार का, इस प्रकार का फिगर होता है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे देख लीजिए आप, ये हो गया। फिर उसके बाद में ये 3 भागों में बटा होता है, ऐसे होता है। फिर उसके बाद में इस प्रकार से होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये होता है। तो ये आपका हो जाएगा शीर्षस्थ विभज्य योतक, शीर्षस्थ, ये आपका शीर्षस्थ हो गया विभज्य योतक, ये शीर्षस्थ हुआ। और फिर उसके बाद में क्या होगा, शीर्षस्थ के बाद में दूसरा पॉइंट आपका आता है अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट विभज्य योतक, ये अंतर्विष्ट विभज्य योतक हो गया। उसके बाद में आता है समवहनी कैम्बियम, समवहनी और फिर कैम्बियम, कैम्बियम, ये हो गया। देखिए तो इसमें जो आपके सबसे पहले हम बताएंगे वो बताएंगे शीर्षस्थ विभज्य योतक के बारे में। देखिए तो शीर्षस्थ यानी कि एपिकल मेरिस्टम, तो देखिए नाम से ही पता चलता है, शीर्षस्थ का मतलब होता है शीर्ष यानी सबसे के ऊपर का। वो ऊतक जो सबसे ऊपर पाया जाता है उसको शीर्षस्थ ऊतक बोलते हैं। देखिए फिर इससे ये कहाँ पर पाया जाता है, ये शाखाओं में, ये शाखाओं में जो पेड़ पौधों की जो शाखाएं होती है, ब्रांच होती हैं, ये ऊतक उसमें पाया जाता है और सबसे बाहर की ओर स्थित होता है ये ऊतक। इसमें विभाजन से पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। और जो शीर्षस्थ विभज्य योतक होगा यानी कि ये जो ब्रांच में पाया जाने वाला ऊतक है, इसमें डिवीज़न होगा और डिवीज़न होने के बाद में पेड़ पौधों की शाखाएं धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। जैसे देख लीजिए पेड़ पौधे जो हैं वो बहुकोशिकीय में हैं, तो बहुकोशिकीय की पहचान हम बताए हैं कि जिसमें वृद्धि होती है, जिसमें गति होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसमें गति हो, पेड़ पौधों में गति नहीं होती है लेकिन वो बहुकोशिकीय हैं। तो कैसे बहुकोशिकीय हैं, तो बहुकोशिकीय की पहचान आप इस प्रकार भी कर सकते हैं जिसमें श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है, यानी कि वो चीज़ जो सांस लेते हैं बहुकोशिकीय कहलाते हैं। मनुष्य भी सांस लेता है, बहुकोशिकीय हो गया। और उसके बाद में पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, वो भी बहुकोशिकीय हैं। हम लोग श्वास के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधे क्या हैं, इसका जस्ट उल्टा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जब सांस लेते हैं तो बहुकोशिकीय हैं, तो वैसे ही पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं और बहुकोशिकीय हैं। तो अभी तक हम आप लोगों को शीर्षस्थ विभज्य योतक के बारे में बताए हैं। अब क्या है पार्श्वीय विभज्य योतक, यानी कि जो ये समवहनी कैम्बियम हैं इसको
पार्श्वे बोलते हैं, यानी कि पीछे के विभज्योतक के बारे में। तो देखिए इसमें नाम से ही पता चलता है, नाम से क्या, पार्श्वे, यानी कि पार्श्वे, ये चीज़, यानी कि कहने का मतलब हुआ पीछे का ऊतक। पीछे का ऊतक क्या होगा, पेड़ पौधों में जान लीजिए सबसे पीछे और सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है, जड़ होती है, और जड़ के बाद में फिर तना होता है, तने के बाद में फिर क्या होता है, शाखाएं होती हैं, और शाखाओं के बाद में फिर जो है पत्तियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से तो जो पार्श्वे यानी कि लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, ये आपका पाया जाएगा जड़ में। ये जड़ में पाया जाने वाला ऊतक है, और ये क्या करता है कि ये वृद्धि करता रहता है। ये इसमें इस ऊतक में विभाजन होता रहेगा और जड़ वृद्धि करती रहेंगी, और जड़ से क्या होता है, जड़ से ही पेड़ पौधे को भोजन भी प्राप्त होता है, और भोजन के साथ साथ जल भी प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि जड़ों में जो है जाइलम फ्लोएम हम बताए दे रहे हैं आपको, यहाँ पे हम क्या क्या जड़ें में पाए जाते हैं डिटेल से। देखिए जैसे ये फिगर आप याद रखिए, ये वाला, तो इसमें ये क्या है, ये है आपकी कैम्बियम हो गई, ये कैम्बियम होगा, और ये आपका जो पोर्शन है ये आपका हो गया है फ्लोएम, ये फ्लोएम हो गया, और ये जाल जैसी संरचना होती है, ये जाल जैसी संरचना होगी जिसको जाइलम बोलते हैं। तो देखिए पेड़ पौधों में जो ऊतक पाए जाते हैं वो ऊतक के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, जाइलम आता है, फ्लोएम आता है, और कैम्बियम आता है। तो देखिए जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम होता है जो पेड़ पौधे हैं उनमें पूरे के पूरे पेड़ में जल को पहुंचाना। नाम से ही मालूम होता है कि जाइलम यानी कि पेड़ पौधों में जल पहुंचाना, और फ्लोएम नाम से ही मालूम होता है फूड, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनको पूरे के पूरे पेड़ पौधों में भोजन पहुंचाना। और कैम्बियम का सिर्फ और सिर्फ काम होता है कि जाइलम और फ्लोएम में डिवीज़न रखने के लिए। तो देखिए अगर कैम्बियम ना हो तो क्या होगा कि जाइलम और फ्लोएम एक में मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। देखिए फिर उसके बाद में पार्श्वे हो गया, फिर अंतर्वेशित विभज्योतक, यानी कि जो हम पहले फिगर बनाए थे। देखिए अंतर्वेशित विभज्योतक में क्या है कि ये जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्तियों में पाया जाने वाला ऊतक है। अंतर्वेशित कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। ये ऊतक पत्तियों में पाया जाने वाला ऊतक है, और इसमें क्या होता है कि ये पत्तियों में स्थित होता है, और पत्तियों में स्थित होने के बाद में क्या होता है कि ये जो है पर्व संधियों में पाया जाता है। पर्व संधियाँ क्या हैं, देखा होगा कि जो पत्तियाँ होती हैं और पत्तियों में जो ऐसे, ये मान लीजिए ये आपकी लीफ है, ये आपकी पत्ती हो गई, और इसमें जो ये पर्व संधियाँ हैं इसी को पर्व और फिर संधियाँ बोलते हैं। तो इन पर्व संधियों में ये अंतर्वेशित ऊतक पाया जाता है, और फिर इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत पौधों की लंबाई बढ़ती है। जो पादप हैं, छोटे छोटे जो पौधे हैं, ये क्या करते हैं कि पत्तियों के द्वारा लंबाई बढ़ती रहती है। देखिए पेड़ पौधों को, आप छोटे छोटे पौधों को देखा होगा कि सबसे पहले पत्ती का निर्माण होता है, और पत्ती के निर्माण के बाद में वो पत्ती गिर जाती है, फिर जो है नई पत्ती बनती है, फिर वो गिर जाती है, और फिर नई पत्ती बनती है। इसी प्रकार से जो हम छोटे पौधों की बात करते हैं वो धीरे धीरे वृद्धि करते रहते हैं। देखिए अब इसके अंतर्गत हम आप लोगों को अगली चीज़ पढ़ाएंगे जिसका क्या नाम है, विभज्योतक। अभी तक हम पढ़ रहे थे विभज्योतक के बारे में। तो देखिए इसके बाद में हम विभज्योतक की विशेषताएं बताएंगे कि विभज्योतक की विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए जान लीजिए विभज्योतक की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले जो विभज्योतक में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कोशिकाएं पतली और लचीली होती हैं, पतली और लचीली होती हैं। देखिए और इनकी जो कोशिका भित्त होती है वो पतली और लचीली होती है। जो भी कोशिकाएं पाई जाएंगी कोशिका
कोशिका भित्ति का मतलब कोशिका का आवरण, यानी कोशिका के चारों ओर का जो पोर्शन होता है वो क्या होगा, पतली होगी और फिर लचीली होगी। उसी के आगे जान लीजिए कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक तरल पदार्थ है, तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, ये कोशिकाएं बहुभुजी होती हैं। बहुभुजी कैसे होती हैं अभी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। जैसे इस प्रकार से ये जो कोशिकाएं होती हैं, मान लीजिए आप एक ये कोशिका हुई, ये कोशिका हो गई, फिर दूसरी जो है यहाँ से अटैच होकर के यहाँ, और फिर ऐसे ऐसे फिर यहाँ, इस प्रकार से इसमें वृद्धि होती रहती है। आप कहीं भी बना सकते हैं ऐसे। तो इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे बहुभुजी। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि ये जो कोशिकाएं हैं ये बहुभुजी होती हैं, इसमें तमाम प्रकार की भुजाएं पाई जाती हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। फिर जो कोशिकाएं होती हैं वो सघन व्यवस्थित होती हैं। सघन व्यवस्थित का मतलब होता है आपस में अटैच होती हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और एक दूसरे से जुड़ी होने के साथ साथ इनके बीच में जो अंतर अवकाश होता है, अंतर अवकाश का मतलब होता है रिक्त स्थान से, यानी कि खाली स्थान से। इन कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान नहीं पाया जाता है। पेड़ पौधों को देखा होगा, पेड़ पौधों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, अगर आप पेड़ पौधों का पोर्शन काट करके और उसको जब सूक्ष्मदर्शी में लगाएंगे तो सूक्ष्मदर्शी में आप देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी में बिल्कुल ऐसे ही कोशिकाएं दिखाई देती हैं। और जब आप कोशिकाओं को देखेंगे तो उसमें क्या दिखाई देगा कि जाइलम पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है और कैम्बियम पाया जाता है। ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन उसमें अंतर नहीं होगा। ये देख लीजिए यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इसी प्रकार से बताया गया है कि जो पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती हैं उसमें कोई भी अंतर नहीं पाया जाता है। फिर देखिए जो अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट में बताया गया है कि ये जो कोशिकाएं होती हैं कि कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। एक अगला चीज़ आया है केंद्रक। देखिए केंद्रक क्या है, सभी में पाया जाता है। जैसे मनुष्यों में DNA पाया जाता है, D और फिर N और ये, यानी कि ये क्या है, ये है आपका डीऑक्सी राइबो और फिर न्यूक्लिक, और ये होगा एसिड, ये हो जाता है एसिड। ये DNA क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ क्या है, क्यों, इसका काम होता है, DNA का काम होता है कि जो माता पिता के जो लक्षण हैं वो नई संतान में पहुंचाना। देखा होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये उनका लड़का है और उनके समान ही है। तो उनके समान क्यों होता है, क्यों, DNA के कारण। क्यों, क्योंकि जो माता पिता के लक्षण हैं वो नई जनरेशन में, नई पीढ़ी में आते हैं किसके द्वारा, DNA के द्वारा। ये तो DNA है, और DNA जो है सभी जीवधारियों में पाया जाता है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य के अंदर भी DNA पाया जाता है। उसी प्रकार से और इसकी एक क्षमता होती है कि अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करने की। देखा होगा कि मनुष्य जो है अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करता है, जिसको प्रजनन बोलते हैं। और प्रजनन की प्रक्रिया जो है कंटिन्यू लगातार चलती रहती है। अगर प्रजनन की प्रक्रिया न होती तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो मनुष्य की प्रजाति है वो अब तक के नष्ट हो चुकी होती। नष्ट क्यों, क्योंकि जिस मनुष्य का समझ लीजिए जन्म हो गया है सपोज दैट, और अगर वो अगली पीढ़ी को जन्म नहीं देता है तो उसकी प्रजाति धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगी। क्योंकि हर एक जो है जीवधारी की, चाहे वो जीवधारी हों या फिर वायरस हों, बैक्टीरिया हों, फंजाई हों या पेड़ पौधे हों, कोई भी पेड़ पौधे, सबकी अपनी अपनी जो है निश्चित आयु होती है, और निश्चित आयु भोगने के बाद में उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। फिर उसी प्रकार से इसमें क्या होता है कि जो कोशिकाएं हैं हमारी, उन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक जो है वो नई संतान उत्पन्न करता है। देखिए जैसे आप जो है एक कोशिकीय में आ जाइए, एक कोशिकीय में अभी अमीबा होता है, और अमीबा जो है निराकार होता है। निराकार का मतलब होता है कि अमीबा में कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो अमीबा के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं, और केंद्रक क्या करते हैं कि संख्या में बढ़ते रहते हैं।
जो केंद्रक हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और संख्या बढ़ने के बाद में एक अवस्था ऐसी आ जाएगी, जैसे मान लीजिए हम आपको जो है फिगर के द्वारा बताए दे रहे हैं। अमीबा निराकार होता है, निराकार में क्या है, किसी भी आकार का हो सकता है। मान लीजिए ये, तो ये इनके अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, ये आपके जो हैं केंद्रक हैं, ये केंद्रक हो गए, और इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है पादप, और फिर कचाभ। जो अंगुरी के समान संरचना होती है ये पादप कचाभ होता है, और इसी प्रकार से इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है ऐसे करके, जिसको क्या बोला जाता है, जीवद्रव्य। ये जीवद्रव्य हो गया। तो देखिए जो अमीबा है, अमीबा में क्या होता है, केंद्रक पाए जाते हैं और जीवद्रव्य पाया जाता है और पादप कचाभ पाया जाता है। तो देखिए जो पादप कचाभ का काम क्या होता है कि जो शिकार होते हैं, अमीबा तालाबों में पाया जाता है और एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय का मतलब होता है कि जिनको हम क्या करते हैं, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, उसको एक कोशिकीय बोलते हैं। तो देखिए इसी के अंतर्गत इसमें जो ये केंद्रक हैं, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, ये धीरे धीरे वृद्धि करते रहते हैं, और वृद्धि करने के बाद में क्या होता है कि इनमें ढेर सारे ऐसे केंद्रक बन जाते हैं। ये केंद्रक हैं और इनकी संख्या बढ़ने लगती है, और जब इनकी संख्या बढ़ने लगेगी और ये अपना भोजन जीवद्रव्य से प्राप्त करते रहते हैं, फिर एक अवस्था ऐसी आ जाएगी, इतने केंद्रक हो जाएंगे कि इस अमीबा के अंतर्गत नहीं समाहित होंगे, और जब नहीं समाहित होंगे तब क्या होगा कि ये लेयर जो है, बाहरी परत, ये धीरे धीरे टूट जाएगी, और टूटने के बाद में जो ये केंद्रक हैं, वो केंद्रक जो है बाहर ऐसे बाहर निकल जाएंगे, और ये केंद्रक देखिए बाहर निकल गया, और इससे जो है ऐसे करके नया अमीबा तैयार हो जाएगा। तो जब नया अमीबा तैयार हो जाएगा, इसी प्रकार से ढेर सारे अमीबा तैयार होते रहते हैं। ये क्या है, अलैंगिक प्रक्रिया है। ये अलैंगिक प्रक्रिया है अमीबा का बनना, और इसमें केंद्रक सबसे प्रमुख होता है। फिर उसी के आगे क्या है, उसके अब आगे है पादप ऊतकों का वर्गीकरण। देखिए पादप ऊतकों में अभी हम बताए हैं, इसके लिए आरेख बनाना पड़ेगा, बनाए दे रहे हैं। देखिए तो सबसे ऊपर जो है पादप ऊतकों का वर्गीकरण होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि पादप, फिर होगा ऊतकों का वर्गीकरण, ये हो गया। तो इसका वर्गीकरण जो है सबसे पहले हम दो भागों में करते हैं। क्या होगा, विभज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। विभज्य ऊतक, और फिर दूसरा होगा स्थायी ऊतक। देखिए फिर अब जो आपका पादप ऊतकों का वर्गीकरण के अंतर्गत विभज्य ऊतक हो गया और फिर स्थायी ऊतक हो गया। अब विभज्य ऊतक के भी 3 प्रकार होते हैं, जैसे हम आप लोगों को बता चुके हैं पहले ही। कौन कौन से होता है, सबसे पहले शीर्षस्थ, सबसे पहले क्या होता है, शीर्षस्थ, और फिर विभज्य ऊतक, ये आपका शीर्षस्थ विभज्य ऊतक हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, पार्श्वीय। तो दूसरा ये पार्श्वीय हो जाएगा, पार्श्वीय, और फिर विभज्य ऊतक। फिर उसके बाद में जो लास्ट वाला है वो होगा अंतर्वेशित। अंतर्वेशित के बारे में भी बताया गया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अंतर और फिर वेशित, ये अंतर्वेशित विभज्य ऊतक हो गया। फिर देखिए ये जो आपका स्थायी ऊतक है, ये सरल स्थायी ऊतक होता है और जटिल स्थायी ऊतक ये होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सरल, फिर स्थायी ऊतक, और अगला होता है जटिल स्थायी ऊतक। जटिल और फिर स्थायी ऊतक, ये हो गया। तो ये ऐसे ही इसका डिवीज़न चलता रहता है। तो देखिए इसमें, इसके अंतर्गत हम आपको जो है स्थायी ऊतक के बारे में बताएंगे। स्थायी ऊतक कहाँ पर है, देखिए इसके बारे में जो है हम बताए दे रहे हैं।
देखिए स्थायी ऊतक जो है आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन सा? सरल स्थायी ऊतक और फिर जटिल स्थायी ऊतक। तो देखिए इसमें क्या है कि जो विभज्योतक होता है, विभज्योतक का मतलब होता है कि जिसमें विभाजन होता है, वो ऊतक जिसमें विभाजन होता है उसको विभज्योतक कहलाते हैं। तो विभज्योतक में क्या होता है कि विभज्योतक के द्वारा जो कोशिकाएं होती हैं और उसमें जो विभाजन होता है, उस विभाजन जब वही विभाजन जो है संपन्न होने के बाद में जब वही विभाजन संपन्न होगा तो इसमें क्या होगा कि एक विशेष प्रकार की संरचना बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं? स्थायी ऊतक बोलते हैं।